अभी हम लोग न्यूक्लियाई में 9th लेक्चर देख रहे हैं। इस 9th लेक्चर में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़े थे। इसमें सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम इन रेडियो एक्टिविटी per unit change of time is known as radio activity rates या rate of disintegration। तो हमने ये कहा, बात को समझेंगे क्या कह रहा है कि रेट को हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसको आप ऐसे या ऐसे किसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट, या तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम, नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट के लिए डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम, नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। इसको आप डिनोट कैसे करते हैं? R से। नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम, तो एटम का चेंज होगा N2 माइनस N1, और चेंज ऑफ टाइम, टाइम मतलब T2 माइनस T1। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको मालूम क्या चल रहा है? अगर कोई भी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस हो रहा होगा तो उसका नंबर जो है शुरू से बाद में कम हो रहा होगा, नंबर कम हो रहा है। ये जो नंबर यहाँ पे है, ये नंबर जो है कम हुआ है, मतलब शुरू से ये N2 जो है डिक्रीज कर गया है, लेकिन ये टाइम जो है इंक्रीज किया है। यहां से टाइम जो है इसका बढ़ रहा है, लेकिन नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। नंबर तो कम होगा, शुरू में इतना सैंपल था, आपने लिया था, ये क्या कर रहा है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे एटम का नंबर जो है कम होगा, मतलब N1 से N2 जो है कम होगा, लेकिन टाइम तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मतलब T1 से T2 बड़ा होगा। अब ये देखिए आप, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, N2 माइनस N1, यहाँ N का डिफरेंस है, D फॉर डिफरेंस ऑफ N, डिवाइड बाई यहाँ T का डिफरेंस है, D फॉर डिफरेंस ऑफ T, T का अंतर है, डिफरेंस ऑफ T के अंतर को dt लिखेंगे, N के अंतर को dn लिखेंगे। लेकिन आप इधर देखिए, N2 में से N1 घटाए, मतलब ये कम में से ज्यादा घटाया, तो कम में से ज्यादा घटाए तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और ये T2 बड़ा में से छोटा घटाए तो ये प्लस आएगा। तो यहां से रेट का जो वैल्यू बना, रेट का जो फॉर्मूला बना वो बना माइनस dn बाई dt। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक बार फिर से समझेंगे। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है? नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम, मतलब नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम, नंबर ऑफ चेंज ऑफ एटम पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ एटम N2 माइनस N1, चेंज ऑफ टाइम T2 माइनस T1। N2 N का डिफरेंस है तो dn लिखे, T का डिफरेंस है तो dt लिखे। तो यहाँ आप क्या किए? नंबर छोटा में से आप बड़ा घटा रहे तो माइनस लग गया, तो ये माइनस dn बाई dt। तो रेट का जो वैल्यू बना ये माइनस dn बाई dt बना। इसको आप याद रखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देते हैं अगले टॉपिक की ओर। पीछे हम लोगों ने लॉ में पढ़ा था, 5th लॉ में, कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम एट दैट टाइम। जो रेट है वो नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये देखिए ध्यान से, लेकिन अभी आपने देखा, बट वी नो दैट, आपने क्या देखा कि रेट का जो वैल्यू है वो माइनस dn बाई dt है। तो आप चाहे तो फ्रॉम 1 and 2 इस रेट की जगह आप माइनस लिख सकते हैं, dn बाई dt
रेट का फॉर्मूला, रेट इज प्रोपोर्शनल टू एन, आपने लॉ में देखा था, और रेट का फॉर्मूला माइनस डी एन बाई डी टी होता है, अभी आपने देखा। इस रेट के जगह पे माइनस डी एन बाई डी टी, और प्रोपोर्शनल क्या है, एन। अच्छा, यहां निगेटिव साइन क्या बताता है? Here negative sign indicates that during radioactive disintegration number of atom decreases with increasing time। मतलब ये माइनस बताता है कि यहाँ पे, अगर माइनस ये बता रहा है कि नंबर जो है कम हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, बढ़ते हुए टाइम से नंबर कम हो रहा है। बात समझिए जो हम बोल रहे हैं, हमने ये कहा कि नंबर कम हो रहा है, और ये माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब ये था कि आपने छोटा में से बड़ा को घटाया था। अरे छोटा मैंने बाद वाले में से, आपने शुरू में क्या किया था? अरे n2 माइनस n1 किया, n2 माइनस n1, तो पता चला कि छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो निगेटिव आया। अरे तो ये निगेटिव कहने का मतलब है, निगेटिव कब आया? तो निगेटिव कहने का मतलब है कि आपने छोटा में से बड़े को घटाया, माने बाद वाला छोटा है, पहले वाला बड़ा है, तो इसका मतलब है बाद वाला छोटा है, इसका मतलब है कि कम हुआ है। तो इस निगेटिव साइन जहां भी आया है इसमें, इसका मतलब है कि नंबर कम हो रहा है, और इसका इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, इसके डिफरेंस का टाइम बढ़ रहा है, माने पहले टाइम से बाद वाला टाइम बड़ा है, और इसका बता रहा है कि पहले नंबर से बाद वाला नंबर छोटा है, डिक्रीज किया। तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एटम डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टाइम। माइनस का मतलब है कि नंबर घट रहा है, इसका मतलब ये है। अब इसके बाद प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, लेमडा इंटू एन। प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट लगा, वेयर लेमडा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। known as disintegration constant। लेमडा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, और इससे हम लोग एक क्वेश्चन अभी बनाते हैं, अच्छी तरह समझें। अभी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। सबसे पहले आपको हमने बताया है कि R प्रोपोर्शनल होता है N के, ये आप याद रखेंगे। अभी आपको एक चीज जानना है कि R इज इक्वल टू होता है माइनस डी एन बाई डी टी के, अभी आपने देखा इसको। अब इसके बाद जब आपको ये मालूम चला कि ये R की जगह आप यहां लिख सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल N। निगेटिव साइन क्या बताता है? कि निगेटिव साइन बताता है कि नंबर डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ एटम डिक्रीज करता है। अब इसके बाद माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल, तो कांस्टेंट यहां लगा लेमडा, जिसको आप डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये तो बात को आगे के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ और पॉइंट की जरूरत होगी। सबसे पहले एक पॉइंट आपको जानना होगा कि अगर इंटीग्रेशन dx बाई x आपको कभी मिलता है तो आप इसका इंटीग्रेशन log x लिखेंगे। dx बाई x ध्यान रखेंगे, ये सेम है यहां पे, तो नीचे वाला log x रहता है, लेकिन ये याद रखेंगे कि log के साथ बेस e रहता है। इंटीग्रेशन dx बाई x हो तो log x लिखते हैं, बेस e लिखा जाता है। इसमें जो जरूरत है हम बताएंगे। और एक और चीज याद रखिए आप कि
इंटीग्रेशन अगर dx अकेले हो तो x लिखा जाएगा, और इंडिफिनिट अगर इंटीग्रेशन चलता है तो c लिखा जाता है, प्लस c कांस्टेंट हम लोग जोड़ते हैं। अब एक और चीज आपको ध्यान ये देना है कि log में अगर m माइनस लॉग n हो तो ये log m बाई n हो जाता है। बेस जो है यहाँ e, तो यहाँ भी e होना चाहिए, और जब यहाँ पे आएगा तो ये भी बेस e होगा, ये भी ध्यान रखना है। सेम पर बेस सेम आएगा। एक चीज और ध्यान देने की बात है, अगर log a बेस पर b का वैल्यू x लिखा, ध्यान रखेंगे आप, log a बेस पर b का वैल्यू x लिखा, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू b। इतने चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें अगला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि रेट जो होता है प्रोपोर्शनल टू n होता है। रेट जो है माइनस dn बाई dt के बराबर होता है। इस रेट की जगह माइनस dn बाई dt अगर आप रख देते हैं तो प्रोपोर्शनल यहाँ n उतर गया, प्रोपोर्शनल हटाए तो कांस्टेंट लगा लेमडा, लेमडा यहाँ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। इंटीग्रेशन में dx बाई x हो तो log x होता है, इसका बेस e लिखा जाता है। dx इंटीग्रेशन अकेले हो तो x होगा, इंडिफिनिट के लिए प्लस c लिखा जाएगा। log n माइनस log n हो तो log m बाई n होता है। log a बेस पर b का वैल्यू अगर x हो तो a का पावर x बराबर b होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम n रिमेन्स इन द सैंपल आफ्टर ए डिफरेंट टाइम t फॉर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक नंबर ऑफ एटम के लिए आपको वैल्यू एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि सैंपल में बचा हुआ है, खत्म होने के बाद जो बचता है उसकी बात कर रहे हैं। तो टी टाइम के बाद जो सैंपल में बचा हुआ नंबर ऑफ एटम है तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन के लिए हम करते क्या है, मानते हैं कि इनिशियली माने जब टाइम 0 था तो n नॉट हमने नंबर ऑफ एटम लिया, शुरू में जितना एटम था वो n नॉट था, और इसको हमने रेडियो एक्टिविटी के लिए छोड़ दिया। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है और ये नंबर जो है घट रहा है क्योंकि ये खत्म हो रहा है उधर। तो मान लिए कि ये आफ्टर टाइम, शुरू का टाइम जो है 0 है, आफ्टर टाइम t ये नंबर जो है घट के कितना हो गया n। ये बचा हुआ है, n बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है इसी का वैल्यू आपको पता करना है। शुरुआत में इस n के वैल्यू के, इस शुरू में n का वैल्यू n नॉट था जब t का वैल्यू 0 था। जरूरत पड़ेगा इसका, हम पूछेंगे आपसे इस n का वैल्यू शुरू में क्या था n नॉट, कब t का वैल्यू जब 0 था, पूछेंगे, जरूरत पड़ेगा। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। n निकालना हमें, आपको मालूम है r प्रोपोर्शनल n होता है, और आप ये भी जानते हैं कि r का वैल्यू माइनस dn बाई dt होता है। तो आप r की जगह लिख सकते हैं माइनस dn बाई dt प्रोपोर्शनल n माइनस dn बाई dt। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट रहेगा लेमडा, बगल में n, लेमडा को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा करते हैं कि dt को इधर ला देते हैं, माइनस dn इज इक्वल टू लेमडा n इंटू डी टी, माइनस को इधर भेज दीजिए, n को एक साथ कर लीजिए, इसमें भी n है और यहां भी n है, n को एक पास कर लीजिए, n को इधर ला दीजिए। जब दोनों ओर एक एक d लगा हो तो इंटीग्रेशन करते हैं,
जैसे अभी कुछ देर पहले लेमडा हमने बताया था कि लेमडा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट क्या लगा था? लेमडा। तो लेमडा क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इधर कौन कांस्टेंट बाहर आ गया? तो माइनस लेमडा बाहर आ गया। कुछ देर पहले हमने आपको ये भी बताया था कि dx by x हो तो log x लिखते हैं, dx by x का log x लिखते हैं, तो dn by n का क्या होगा? log n, log n। जैसे dx by x का log x, वैसे dn by n का log n, बेस क्या रहेगा? e माइनस लेमडा, dt का इंटीग्रेशन t, जैसे dx का x वैसे dt का t। अब ये इंडिफिनिट है तो एक कांस्टेंट लगा दो आप c। अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को आप कोई मान लेते, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते। अब हमको करना क्या है कि ये जो c है, इस c का वैल्यू फाइंड करना है, और c का वैल्यू फाइंड करके हम यहीं पर पुट कर देंगे। अब c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? तो हम आपको बताए थे कि हम पूछेंगे n का वैल्यू शुरू में क्या था? n नॉट, जब t का वैल्यू क्या था? 0। तो when t equal to 0 then n equal to n नॉट। जब t का वैल्यू 0 था तब n का वैल्यू क्या था? n नॉट। वहां से देख लीजिए आप, इसमें रख दीजिए आप log e, n के जगह क्या लिखोगे? n नॉट माइनस लेमडा, टी की जगह क्या लिखिएगा? 0। ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सी। इसमें तो कुछ नहीं था। हमने क्या कहा कि शुरू में आपने लिया n नॉट जो रेडियो एक्टिविटी हुआ, अभी और सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। n नॉट जो रेडियो एक्टिविटी हुआ, टाइम जब शुरू का है तो 0 होगा, तो धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब n नॉट से कम होके क्या हो गया? टाइम बढ़ के कितना हो गया? t। तो इस t टाइम पर कितना कुछ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद n नॉट से घटते घटते खत्म, उधर से खत्म होते होते तो इधर बच क्या गया? n। तो इस n का वैल्यू हमको पता करना है। तो पता करना है तो आप जानते हैं कि r प्रोपोर्शनल n होता है, और इस r का वैल्यू होता है माइनस dn by dt। प्रोपोर्शनल टाइप कांस्टेंट क्या लगा? n। आप dt को उधर भेज दिए, माइनस को उधर भेज दिए, उसके बाद n को एक तरफ कर दिए और दोनों एक एक d दिखाई दिया तो इंटीग्रेशन कर लिए। माइनस लेमडा कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकाल दिए। dx by x का log x होता है, तो ये log n हो गया, तो बेस रहता है e बताए थे, dt के लिए t हो गया, कांस्टेंट इंडेफिनिट c लगा, इंडेफिनिट के लिए c लगता है। उसके बाद हमने आपको कहा था कि हम पूछेंगे आपसे कि n का वैल्यू शुरू में क्या था? n नॉट, जब t का वैल्यू क्या था? 0। तो t का वैल्यू 0, n की जगह n नॉट इसमें रख दिए, तो इससे c का वैल्यू मिल गया, और ये जो c मिला है इसी इक्वेशन में रखेंगे। ध्यान से समझेंगे आप, वो पहली इक्वेशन जो आपको दिखाई देता है, इक्वेशन 1 और 2 से log e n माइनस लेमडा टी प्लस c का वैल्यू log e n नॉट लिख लेंगे फ्रॉम 2। इसको इधर लाते हैं आप, प्लस इधर आके माइनस, हमने कहा था कि log m माइनस log n, log m बटा n होता है, मतलब n बटा में n नॉट हो जाएगा, बेस वही रहेगा, जो e है तो e रहेगा। उसके बाद आपको ये बताया था हमने कि log a बेस पर b का वैल्यू x हो तो a का पावर x बराबर b। फॉर्मूला पीछे वाला भी जो बोर्ड पे बताया था, उसको जरूरत हो तो नोट करके तब आगे बढ़ेंगे। e बेस पर तो e का पावर इतना माइनस लेमडा टी
लॉग ए बेस पर b का वैल्यू x हो तो a का पावर x बराबर b e का पावर माइनस लेमडा t बराबर n बटा में n नॉट। ऐसा करते हैं कि n नॉट को आप उधर भेज दीजिए, n नॉट इधर आ जाएगा तो किसका वैल्यू मिलेगा, n का, n नॉट इंटू e का पावर माइनस लेमडा t। एक बार फिर से, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको मालूम चला था कि माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू आपने लिखा था लेमडा एन, उसके बाद आपने क्या किया, एन को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, दोनों इंटीग्रेशन किए, माइनस लेमडा को बाहर निकाल दिए, डी टी का इंटीग्रेशन टी लॉग डी बाई एन का लॉग एन, एन का वैल्यू एन नॉट था जब टी का वैल्यू 0 था तो सबका वैल्यू आपने रख के सी का वैल्यू निकाल लिया, सी का वैल्यू वापस आपने यहीं पर रख दिया, इसी में रखा है सी का वैल्यू, ये हो गया। प्लस इधर आके माइनस लॉग एम बटा एन होता है, तो ई का पावर इतना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो उसको उधर भेज दिए, ये एन का वैल्यू मिल गया। आगे देखते हैं, अभी हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम ये चला था कि जब टाइम 0 था तो आपने सैंपल में कितना आइटम लिया था, एन नॉट, शुरुआत का टोटल आइटम। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे टाइम 0 है, तो 0 टाइम पे कितना था सैंपल में, ये मान ली यहाँ का नंबर है वो एन नॉट था। धीरे धीरे कम होगा और टाइम जो है इंक्रीज करेगा, टाइम बढ़ेगा, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ मिलता है। अभी मान लीजिए कि ये हाफ है उसका और ये उसका एक टाइम है हाफ, टी मान लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ कहते हैं, टी मान लेते हैं। तो उसी तरह से ये अगर टाइम पीरियड इसका है तो ये एन नॉट बाई 2 और इसका हाफ जो होगा वो हुआ एन नॉट बाई 4। इसका जो टाइम आपको आगे प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो मिलेगा वो इसके डबल टाइम पे मिलेगा, एन नॉट बाई 4। मतलब ये क्या है, ये शुरू में कितना था एन नॉट, ये बचे हुए की बात कर रहे हैं कि इतना कब था सैंपल में, कब था जब टाइम 0 था। ध्यान से सुनिएगा, तो धीरे धीरे कम होते होते सैंपल में इतना कब बचा, एन नॉट बाई 2 कब बचा, तो कितने टाइम पर, टी टाइम। मतलब आधा बचने वाले टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये मान लीजिए कि आधा, अरे शुरू में कितना था एन नॉट, तो अब कम होते होते कितना बच गया, एन नॉट बाई 2, तो आधा बचा ना भाई, तो आधा बचने वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, और इस हाफ लाइफ पीरियड आधा बचने वाले टाइम, अब इसका भी आधा कितना पर बचेगा, तो ये जितना बचा है उसके दुगना टाइम पर एन नॉट बाई 4 और आधा होगा। अब उसका आधा, ये इसका आधा हो गया एन नॉट बाई 8, तो ये इसके 3 गुना टाइम पे 3t, जितना ये टाइम है इसके डबल टाइम पे ये एन नॉट बाई 4 होगा, बचेगा। और फिर ये इसके 3 गुना टाइम पे एन नॉट बाई क्या होगा, 8 होगा, और ग्राफ का नेचर इसका कर्व होगा। ध्यान देते हैं, अभी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अभी हम लोग को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट डिफाइन करना है, मतलब लेमडा। इसको डिफिनेशन करने के लिए एक थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं जिससे कि डिफाइन रटना ना पड़े। आपने ये देखा था कि n बराबर एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी आया था। अब हम करते क्या है, इस लेमडा को डिफाइन करना है, तो लेट इस लेमडा को हम 1/t मान लेते हैं अपने से डिफाइन करने के लिए। इससे डिफिनीशन याद नहीं करना पड़ेगा, बस लेमडा की जगह 1/t रखिए, इंटू टी, से टी कैंसिल, -1 e का पावर -1 मतलब 1/e,
अब जो चीज आपको ये दिखाई दे रहा है, ये और ये मेन चीज है, ये आपने रखा, ये आ गया, तो ये दोनों चीज को अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो लेमडा का डिफिनेशन इससे तैयार होता है। क्या कहता है ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो लेमडा है उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है, ध्यान से समझिए। ये लेमडा जो है उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है जिस टाइम पर सैंपल में जो एटम बचते हैं वो इनिशियल एटम के 1/e गुना के बराबर होता है। ध्यान से सुनिए हम क्या करते हैं। अरे भाई आपने लेमडा का वैल्यू क्या रखा 1/t, मतलब कि और लेमडा का वैल्यू 1/t रखने से n का वैल्यू 1/e इंटू कितना है n0। मतलब जब आप ये रखते हैं तो ये रखने से हुआ क्या कि जो सैंपल में जो एटम बच रहे हैं वो आपने शुरू में जो लिया था उसका कितना बचा है 1/e टाइम्स 1/e गुना। तो आप ये जो लेमडा है, लेमडा का वैल्यू जब 1/t रखे तो n का वैल्यू कितना आया 1/e इंटू n0। तो अगर आप इसको अगर आप डिफाइन करते हैं, इसको अगर ये आप ये तो लेमडा का वैल्यू ये रखे तो इससे ये आए, तो कहीं ना कहीं इसको अगर आप लिखते हैं तो लेमडा कहीं ना कहीं डिफाइन होता है। कैसे? तो लेमडा ये बताता है कि लेमडा उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है। लेमडा उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है जिस समय एटम का नंबर सैंपल में जो प्रेजेंट होता है वो नंबर इनिशियल एटम के 1/e टाइम्स के बराबर है। एक बार फिर समझेंगे। लेमडा उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है जिस टाइम पर हमें सैंपल में जो एटम मिलता है वो इनिशियल एटम के 1/e टाइम्स के बराबर होता है। बात समझेंगे थोड़ा ध्यान से। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज लेमडा, मतलब इट माने लेमडा इज डिफाइंड एज the reciprocal of that time at which the number of atom in sample is equal to 1/e times the number of atom taken initially, मतलब n0। एक बार फिर से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हमने ये कहा कि लेमडा को डिफाइन करना है, तो लेमडा को डिफाइन करने के लिए हमने 1/t माना, 1/t रखने पे आपको मिला n का वैल्यू 1/e इंटू n0। मतलब लेमडा जब आप लेमडा का वैल्यू जब आप 1/t मानते हैं तो n का वैल्यू 1/e इंटू n0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि n का जब वैल्यू n0 इंटू 1/e होता है तब लेमडा 1/t के बराबर होता है। तो मतलब आप अगर डिफाइन करते हैं इसको कि ये उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है जिस टाइम पर सैंपल में इनिशियल एटम का 1/e टाइम्स एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखे बाबू, बहुत अच्छी तरह से समझे। पीछे बहुत दिन टाइम मिला था आपको पढ़ने के लिए, आपको सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना चाहिए था। अब तक आपको बिल्कुल अपडेट हो जाना चाहिए था। ढंग से पढ़िए और इसका PDF भेजा जा चुका है। अगला PDF भेज के हम वीडियो डालेंगे।